दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 5। इसके 4 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम सुझाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपी गई थी आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? तो ये था सिंगापुर में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन भी किया था। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज जो था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन का आह्वान करता था। इसके अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था और आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा गया था? तो ये था जापान। जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान और निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया था? तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप किया गया था। दोस्तों 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो गया है राष्ट्रपिता। भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया था। महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो ये था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान को फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा किया गया था? लॉर्ड वेवेल द्वारा। और वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 में। और बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रसिद्ध अधिवक्ता भूला भाई देसाई आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के
अध्यक्ष थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 के मध्य जो हुआ था, उसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब बंबई में नौसैनिकों के जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल की थी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसे रिहा किया जाए। और इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था। पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र या रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, उनके द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता दोस्तों ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी और इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। और कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय सभा और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये सारी कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखाली, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। नोआखाली में गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी जी को माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी के अनुसार। और संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो याद रखिएगा, 296 पदों के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक किसकी अस्थायी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसमें दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली समेत मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटरिम गवर्नमेंट जो था उसका मंत्रिमंडल, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखते थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी एच भाभा कार्य, खान और बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली रेल विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली खां वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। दोस्तों एक प्रश्न देखिए, अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दे दी गई थी। अब आइए देखते हैं भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? क्लीमेंट एटली के द्वारा। और क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन के द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब शुरू की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को दोस्तों 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे उसके बारे में आइए देखते हैं। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। दूसरा ये था कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। इसके अलावा विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। ये सभी माउंटबेटन योजना के प्रावधान थे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और इसी कारण भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ फोर्स कहा जाता है, रेडक्लिफ सीमा। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। और वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था और इन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दी गई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे उनके बारे में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा और नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा और भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या फिर पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक प्रश्न और बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जी.वी. मावलंकर। गणेश विष्णु मावलंकर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों एक प्रश्न देखिए, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अब आइए देखते हैं विविध प्रश्न आधुनिक भारत से संबंधित। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और जी.वी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये मैकाले की टिप्पणी है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों सन्यासी विद्रोह बंगाल से संबंधित है। ये कब प्रारंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कलप्पन, जो कि कालीकट से पोयानूर तक था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष नेता ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कब समाप्त हुआ था? तो ये 1945 में समाप्त हुआ था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष या महर्षि अरविंदो ने बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के पक्ष में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की नीति थी। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने दिया। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत का भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद की रियासत को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल जो कि 1866 ईस्वी में पड़ा था, इस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। गुट निरपेक्षता की नीति यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा जो है गुट निरपेक्षता की नीति प्रतिपादित की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित एक तथ्य है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए थे। और इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों जैसे महिलाओं, छात्रों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों और कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। लाला हरदयाल और गदर पार्टी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना
की गई थी। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं और प्रस्ताव। तो सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण स्थापित करने का इसमें प्रावधान किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल शासनकाल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और देखिए चार्टर एक्ट 1833, ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में, इसमें बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विलियम बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर और उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण था। और 1853 का चार्टर एक्ट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रस्तावित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, इसमें परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891, ये लॉर्ड लैंसडाउन के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था और इसमें बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये लैंसडाउन के शासनकाल में निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मिंटो इस समय गवर्नर जनरल था और पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल था और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके अलावा साइमन कमीशन 1927 में आया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में संविधान निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई थी इसमें। और शारदा एक्ट 1930, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण हुआ। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए ये आयु 14 वर्ष तय की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में लिनलिथगो के शासनकाल में प्रादेशिक स्वशासन की व्यवस्था हुई। क्रिप्स मिशन 1942 में लिनलिथगो के शासनकाल में संविधान सभा की योजना इसमें प्रस्तावित की गई। बेवेल योजना या बेवेल प्लान, लॉर्ड बेवेल उस समय गवर्नर जनरल था। 1945 में सभी दलों को मिलाकर एक परिषद का निर्माण किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लॉर्ड बेवेन के शासनकाल में संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता देने की व्यवस्था की गई थी। माउंटबेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में, इसमें भारत का 2 प्रांतों, 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रमुख नारे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी द्वारा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, तो ये लाला लाजपत राय द्वारा। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा था। अब आइए देखते हैं प्रमुख उपाधि और उनको उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी को, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि है देश रत्न, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था।
स्वामी विवेकानंद का विवेकानंद नाम जो था वो खेतड़ी के महाराजा द्वारा दिया गया था, जबकि विवेकानंद का जो नाम था वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी और हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। तानसेन को कंठा भरण बाड़ी विलास अकबर द्वारा दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। अनहैप्पी इंडिया, ये दोस्तों ये जो पुस्तकें हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई, ये मिलान के लिए भी बहुत पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होती हैं, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त और नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना या आर्य समाज के विचारों का प्रतिपादन करने के लिए। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित और इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ द्वारा लिखा गया था। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। लाइफ डिवाइन की रचना अरविंद घोष ने की है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून और पोस्ट ऑफिस ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। नेशंस वायस राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टार्म लैपियर और कॉलिंस द्वारा। ऐसे जान गीता अरविंद घोष की पुस्तक है। नील दर्पण नाटक है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा और इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट ने लिखी थी। और ये देखिए आर्थिक इतिहास भारत का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन रेनेसा या भारतीय पुनर्जागरण C.F. एंड्रूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू और कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान की कृति है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख युद्ध किस वर्ष हुआ था और उस दौरान हुई प्रमुख संधियों के बारे में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य एक्स ला चैपल की संधि 1748 के द्वारा इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसकी पांडिचेरी की संधि द्वारा 1755 द्वारा 54 द्वारा अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के तक चला। पेरिस की संधि 1763 द्वारा इसका अंत हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। मद्रास की संधि द्वारा इसका अंत हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 1782, इसके दौरान पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य चला था। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी द्वारा इसका अंत हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ था।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी हुई थी और राजपुर घाट की संधि 1805 के द्वारा इसका अंत हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य हुआ और सुगौली की संधि 1816 के द्वारा इसका अंत हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच चला था। पूना की संधि द्वारा इसका समापन हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1824 से 1826 के बीच चला था। बांडवू की संधि 1826 ईस्वी इसका जो है परिणाम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी द्वारा इसका समापन हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में चला था। दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अब आइए देखते हैं भारत, बंगाल और भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक जो है ये भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। प्लासी का युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई। हेनरी वेंसिनटार्ट 1760 से 1764 तक बंगाल का गवर्नर रहा और 1764 में बक्सर का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। हैरी वेले राष्ट्र तो ये 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहा और द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर यही था। जॉन कार्टियर ये 1769 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर थे और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स जिसका शासनकाल 1772 से 1774 था, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल में द्वैध शासन इसने समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों, गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और इजारेदारी प्रथा इसी के समय में आरंभ हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1793 में हुआ था और शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया। सर जॉन शोर जो 1793 से 1798 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल था। चार्टर अधिनियम 1793 और हस्तक्षेप की नीति इसके द्वारा अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा, सर जॉन शोर के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि आरंभ की गई थी और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगाया इसने लॉर्ड वेलेजली ने और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सर जॉर्ज बार्लो इसका समयकाल 1805 से 1807 था। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का इसने समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसके समय में 1809 में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इसका कार्यकाल रहा। आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लागू हुई थी। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 के शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी और ठगी प्रथा का
अंत हुआ था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आइए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835 ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और चार्टर एक्ट 1833 और विधि आयोग का गठन इसके समय में हुआ था। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 36 इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड जिसका शासनकाल 1836 से 1842 था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय काल में हुआ था। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844 भारत में दास प्रथा का अंत हुआ और प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति जिसको कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, व्यपगत सिद्धांत या लैप्स पॉलिसी और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं रहीं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और सन 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर जो बिहार में था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख वायसराय। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ये भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 बहावी आंदोलन का दमन इसके समयकाल में हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 इसके समय काल में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई और भारत में प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके अलावा सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग यानी स्टैटिक्स सर्वे डिपार्टमेंट और कृषि विभाग का गठन भी लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 76 तक भारत का वायसराय था। कूका विद्रोह का दमन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक भारत का वायसराय था। द्वितीय अकाल आयोग का गठन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये सभी लॉर्ड लिटन के वायसराय शासनकाल में प्रमुख घटनाएं थीं। लॉर्ड रिपेन 1880 से 84 तक रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द किया। हंटर कमीशन का गठन हुआ था और भारत में नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल से हुई थी जनगणना की। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच में रहा। इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं रहीं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में हुई थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक रहा। डूरंड आयोग का गठन किया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये 1894 से 98 के बीच भारत का वायसराय रहा और अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही शासन किया जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक वायसराय रहा। इसके समय में तृतीय अकाल आयोग का गठन और बंगाल विभाजन 1905 में किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। 1906 में इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ और द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक वायसराय रहा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 होम रूल लीग की स्थापना
भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई। लॉर्ड रीडिंग तो 1821 से 1826 तक भारत का वायसराय रहा। चौरी चौरा की घटना और काकोरी ट्रेन डकैती तथा स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था। साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक भारत का वायसराय रहा। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुए। सांप्रदायिक पंचाट और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इसी समय में हुई थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, इसके समय में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 ईस्वी, बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1947 से जून 1948 तक भारत का वायसराय रहा। अंतिम ब्रिटिश वायसराय था तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इसे बनाया गया। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आज की वीडियो यानी आधुनिक भारत के इतिहास का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो याद रखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, NCERT सार संग्रह आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 5। और हमने जैसा कहा था कि 5 भाग कंप्लीट हो जाने पे हम भूगोल की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तो अगला हमारा जो खंड प्रारंभ होगा वो है भूगोल, NCERT सार संग्रह भूगोल। और आगे इस जो हमने 5 भागों में ये पढ़ा है आधुनिक भारत का इतिहास, इसका हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे ताकि आप एक वीडियो के द्वारा उसे आसानी से पढ़ सकें और कंटिन्यू वे में आप इसको तैयार कर सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।